बच्चों हम लोग 12th स्टैंडर्ड की ग्रामर में क्लॉजेस टॉपिक की बात कर रहे हैं और क्लॉजेस टॉपिक हमारा जो पहला टॉपिक है उसको आज हम फिनिश करने वाले हैं, उसको आज हम ख़त्म करने वाले हैं। और लास्ट जो बिंदु है, लास्ट जो पॉइंट है हम पढ़ने वाले हैं, उस पॉइंट का नाम है एडवर्बियल क्लॉजेज ऑफ टाइम। एडवर्बियल क्लॉजेज ऑफ टाइम, जैसा कि मैंने आपको बार बार बताया है कि हम जब किसी क्लॉज या फ्रेज़ को समझना चाहें तो उसको टुकड़ों में बांटकर अगर समझें तो ज़्यादा अच्छे से समझ में आता है। यहाँ पर देखिए एडवर्बियल क्लॉज ऑफ टाइम, तीन प्रमुख बातें आपको दिखेंगी, एडवर्बियल क्लॉज और टाइम। एडवर्बियल के बारे में बात कर चुके हैं अपन पहले कि एडवर्बियल क्या होता है, वो कोई भी क्लॉज या फ्रेज़ या वर्ड जो वर्ब, एडजेक्टिव या एडवर्ब के अर्थ में कुछ जोड़ता है, जो हमें कब, कहाँ, कैसे, किस तरीके से, मतलब मैनर, क्यों, है ना, ये सब बातें बताए। और जहाँ तक बात है टाइम की, तो टाइम के बारे में ज़्यादा बोलने की ज़रूरत नहीं है कि कोई कार्य कब हुआ। जब हमें उत्तर मिले कि कोई कार्य कब हुआ या कोई कार्य कब से हो रहा है ना, तो वो समय होगा। तो इसका मतलब एडवर्बियल क्लॉजेस वो होंगे जो हमें समय के बारे में बताएंगे। क्या बताएंगे बच्चों? समय के बारे में बताएंगे। और क्लोज होंगे वो, तो इसका मतलब उसमें एक सब्जेक्ट भी होगा और एक वर्ब भी होगी, ठीक है ना। मीनिंग कंप्लीट हो ना हो वो तो अपन पहले बार बार बोलते आ रहे हैं, मीनिंग कंप्लीट हो ना हो उससे फ़र्क नहीं पड़ता, लेकिन क्लोज में एक सब्जेक्ट और एक वर्ब होनी चाहिए। कंप्लीट हो भी सकता है, सेंटेंस बोल देंगे उसको, कंप्लीट नहीं भी हो सकता है, क्लोज बोल देंगे उसको, ठीक है। तो एडवर्बियल क्लॉजेज ऑफ टाइम हम आज पढ़ने वाले हैं। पहली बात तो ये होगी। दूसरी बात, जितने भी क्लॉजेज हम पढ़ते आ रहे हैं अब तक, उनमें हमने देखा है कि जिस क्लॉज को हम पढ़ रहे हैं उस क्लॉज के अलावा एक क्लॉज और भी होता है। तो यहाँ भी दो क्लॉज होंगे, याद रखना, यहाँ भी कितने क्लॉज होंगे? दो क्लॉज होंगे। पहला क्लॉज जो होगा वो पहला दूसरा कोई भी हो सकता है, मतलब एक क्लॉज जो होगा वो मेन क्लॉज होगा जो अपने आप में पूरा होगा, और दूसरा जो क्लॉज होगा बच्चों वो सब ऑर्डिनेट क्लॉज होगा। और यहाँ पर उसका नाम भी पता है हमें क्या होगा, उसका नाम होगा एडवर्बियल क्लॉज ऑफ टाइम, क्योंकि वो हमें टाइम बताने वाला एडवर्बियल क्लॉज होगा, ठीक है बच्चों। तो एडवर्बियल क्लॉज ऑफ टाइम आज हम पढ़ने वाले हैं। चलिए शुरू करते हैं इस प्री इन्फॉर्मेशन के साथ कि एडवर्बियल क्लॉजेज ऑफ टाइम जो होते हैं ये कॉम्प्लेक्स सेंटेंसेस होते हैं। जैसा मैंने बताया आपको अभी, कॉम्प्लेक्स सेंटेंस होंगे। कौन से होंगे बच्चों? कॉम्प्लेक्स। तीन तरह के सेंटेंस होते हैं, सिंपल सेंटेंस, कंपाउंड सेंटेंस और कॉम्प्लेक्स सेंटेंस। तो ये कॉम्प्लेक्स होंगे। इनमें भी एक प्रिंसिपल क्लॉज होगा या एक से अधिक सबऑर्डिनेट क्लॉज होंगे। नियम लिखने के लिए अच्छा है, लेकिन हमारे 12th के हिसाब से हम देखें तो हमें ज़्यादातर मेन क्लॉज के अलावा एक ही और क्लॉज मिलेगा। एक से अधिक हो सकते हैं लेकिन सामान्यतः हमें एक ही क्लॉज मिलेगा। उदाहरण देखते हैं कुछ। आई मेट कविता आफ्टर शी हैड टेकन फूड। पहले मैं कुछ चीज़ों को गोला बनाकर हाईलाइट कर देता हूँ, उसके बाद बात करेंगे। आई हैव नॉट सीन हिम सिंस ही लेफ्ट मथुरा। जब से उसने मथुरा छोड़ा है मैंने उसे देखा नहीं है। वाइल आई वॉज वॉचिंग टीवी माई ब्रदर वॉज स्टडिंग। जब मैं टीवी देख रहा था तो मेरा भाई पढ़ रहा था। दो काम एक साथ चल रहे थे। तो ये तीन जो मैंने गोले बनाए हैं वो तीनों के तीनों जो हैं बच्चों क्या बता रहे हैं हमें? कंजंक्शंस के बारे में बता रहे हैं। कंजंक्शंस के बारे में हम पिछले वीडियो में बात कर चुके हैं कि कंजंक्शंस जो होते हैं वो दो वर्ड्स को जोड़ने का, दो फ्रेजेस को जोड़ने का या दो क्लॉजेस को जोड़ने का काम कर सकते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर ये दो क्लॉजेस को जोड़ रहे हैं। आफ्टर के पहले देखिए क्या आ रहा है? आई मेट कविता, मैं कविता से मिला। ये पूरा सेंटेंस है, इसमें किसी और इन्फॉर्मेशन की ज़रूरत नहीं है। अगर इतना बोल दिया जाए तो भी सामने वाला समझ जाएगा, अच्छा आप कविता से मिले थे। लेकिन अगर कोई सिर्फ इतना बोल दे कि आफ्टर शी हैड टेकन फूड, जब वो खाना खा चुकी थी उसके बाद, इतना बोल के चुप हो जाए तो मीनिंग क्लियर नहीं होगा, मीनिंग पूरा नहीं होगा, सेंटेंस पूरा नहीं होगा, एक आइडिया पूरा नहीं होगा। इसका मतलब ये जो आफ्टर वाली क्लॉज है यहाँ पर ये सबऑर्डिनेट क्लॉज भी है इसका नाम, और इसी का नाम जो है क्योंकि ये समय बता रही है, कब, मैं कविता से कब मिला, कब का उत्तर मिलेगा तो समय होगा। तो याद रखना ये समय बता रही है, इसलिए ये टाइम क्लॉज भी है। और समय बताने का जो काम होता है सामान्यतः किसका होता है? वो एडवर्ब का होता है। तो इसका मतलब ये एडवर्बियल क्लॉज ऑफ टाइम है, एडवर्बियल क्लॉज ऑफ टाइम, जिसको हम पढ़ रहे हैं अभी। आई हैव नॉट सीन हिम, मैंने उसे देखा नहीं है, मैंने उसे देखा नहीं है। ये पूरा सेंटेंस है अपने आप में, पूरा मीनिंग है इसमें। लेकिन अगर मैं बोल दूं कि सिंस ही लेफ्ट मथुरा, जब से उसने मथुरा छोड़ा है या जब से वो मथुरा छोड़ के गया है,
इतना कोई बोल दे आपके सामने, जब से वो मथुरा छोड़ के गया है क्या हुआ, नहीं पता भाई, मैं बता रहा हूँ क्या हुआ, मैंने उसे देखा नहीं है। तो मैंने उसे देखा नहीं है कब से, जब से वो मथुरा छोड़ के गया है। तो इसका मतलब ये सिंस जो वाली जो क्लॉज है, जिसमें एक सब्जेक्ट भी है और एक वर्ब भी है सेकंड फॉर्म, ये समय बता रही है हमें, और चूंकि सब्जेक्ट और वर्ब दोनों ही है इसमें, तो एक क्लॉज भी है। तो समय बताने वाली क्लॉज एडवर्बियल क्लॉज ऑफ टाइम, तो यहाँ पर ही एडवर्बियल क्लॉज ऑफ टाइम होगी। इसको अपन शॉर्ट में लिख लेते हैं, एडवर्बियल क्लॉज ऑफ टाइम को एटी। जब मैं पढ़ रहा था, सॉरी जब मैं टीवी देख रहा था, मैं तो टीवी देख रहा था ना, पढ़ तो मेरा भाई रहा था, तो जब मैं टीवी देख रहा था इतना बोल के मैं चुप हो जाऊँ तो भी अधूरापन होगा। पूरा कब होगा, माई ब्रदर वॉज स्टडिंग, मेरा भाई पढ़ रहा था। जिस समय मैं टीवी देख रहा था ना, उस समय मेरा भाई पढ़ रहा था। तो दो क्लॉजेज हैं, एक क्लॉज वाइल से शुरू होने वाली, कंजंक्शन से शुरू होने वाली क्लॉज प्राय क्या होती है बच्चों, आप देख चुके हैं पिछले 3-4 वीडियोस में कि कंजंक्शन से शुरू होने वाली क्लॉज सबऑर्डिनेट क्लॉज होती है। प्राय क्या होती है, सबऑर्डिनेट मतलब अधूरे वाली, डिपेंडेंट वाली, आश्रित वाली। कौन सी वाली, आश्रित वाली। कि जब मैं टीवी देख रहा था तो मेरा भाई पढ़ रहा था, तो ये वाइल वाली क्लॉज जो है यहाँ पर एडवर्बियल क्लॉज ऑफ टाइम होगी, एडवर्बियल क्लॉज ऑफ टाइम होगी। तो इन 3 सेंटेंसेस के आधार पर आप ये बोल सकते हो कि एडवर्बियल क्लॉज ऑफ टाइम बनाने में कुछ कंजंक्शंस का बहुत ही महत्वपूर्ण रोल होता है, इंपॉर्टेंट रोल होता है। जैसे कि हमने देखा आफ्टर, सिंस, वाइल। तो क्या बच्चों ऐसे कुछ और भी कंजंक्शन हैं? यस डेफिनेटली। सिर्फ 3 कंजंक्शन से क्या होगा, बहुत तरह के वाक्य, बहुत तरह के सेंटेंसेस बनाने पड़ेंगे हमें। लेट्स सी और कौन कौन से कंजंक्शन हैं जो एडवर्बियल क्लॉज ऑफ टाइम बनाते हैं। तो कौन कौन से हैं वो, व्हेन, एज सून एज लॉन्ग एज, until या till, बिफोर, आफ्टर, बाय द टाइम, while, since, when। ये कुछ महत्वपूर्ण कंजंक्शन है। इनके अलावा भी हो सकते हैं, बिकॉज लैंग्वेज है, लैंग्वेज का कोई अंत नहीं है। लैंग्वेज में वो सब कुछ आ सकता है जो किसी भी इंसान द्वारा बोला जा सकता है। तो इसका मतलब एंड तो कुछ है ही नहीं, हम तो पढ़ रहे हैं कौन से, वो जो महत्वपूर्ण है हमारे लिए। ओके, तो इनके मीनिंग भी देखेंगे हम, और साथ साथ ये सेंटेंस में कैसे आते हैं, किस जगह पे आते हैं, ये बात भी हम देखेंगे। और जब ये दोनों बातें हम देखेंगे और आप समझोगे, तो आपको पेपर में इनसे रिलेटेड कोई भी क्वेश्चन, संबंधित कोई भी क्वेश्चन करने में दिक्कत नहीं आएगी। ओके, नोट डाउन करते रहना साथ में, बस समझने के साथ साथ। ठीक है बच्चों, आगे चलते हैं। ये मैंने बता दिया आपको मुख्य कंजंक्शन कौन से हैं। ये कुछ कंजंक्शन हैं जो एडवर्बियल क्लॉज ऑफ टाइम बनाने में हमारी हेल्प करते हैं। चलिए आगे चलते हैं। सबसे पहले बात करते हैं बच्चों व्हेन की। किसकी, व्हेन की। यहाँ पे कंजंक्शन का काम करने वाला है, हम इससे प्रश्न नहीं बनाएंगे फिलहाल। तो याद रखना, यहाँ पर जब ये 2 क्लॉजेस को जोड़ेगा ना, तो इसका मीनिंग क्या होगा बच्चों, जब। क्या होगा, जब। तो सीधा सीधा उत्तर है ये किसका, कब का, कब, जब, तब। ओके, दे वर वॉचिंग टीवी, दे वर वॉचिंग टीवी व्हेन दे हर्ड द डोरबेल। जब उन्होंने घंटी सुनी तो वे टीवी देख रहे थे। क्या कर रहे थे वे, टीवी देख रहे थे। तो याद रखना, यहाँ पर व्हेन जो होता है, जिन 2 क्लॉजेस को जोड़ता है, उनमें 2 काम दे रखे होते हैं। वो 2 काम जो लगभग एक साथ होते हैं, उनमें से एक काम पहले से चल रहा होता है, हो सकता है, और एक काम इंस्टेंट या तुरंत अभी अभी हुआ हो सकता है। ऐसा वाइल में भी होगा, पर वाइल में अंतर क्या होगा कि दोनों काम बराबर साथ चल रहे होंगे। जैसे अपन ने अभी एग्जाम्पल देखा था कि जब मैं टीवी देख रहा था तो मेरा भाई पढ़ रहा था, दोनों काम बराबर साथ चल रहे थे। लेकिन यहाँ पर दोनों काम बराबर साथ नहीं चल रहे हैं। एक काम पहले से चल रहा था कि वो टीवी देख रहे थे, और उस काम को चलने के दौरान ही क्या हुआ, एक काम और हो गया, उन्होंने दरवाजे की घंटी सुनी। तो याद रखिएगा, हमें तो क्या ध्यान रखना है फिलहाल कि हमारी जो ये व्हेन वाली क्लॉज है, व्हेन दे हर्ड द डोरबेल, जब उन्होंने घंटी सुनी दरवाजे की, अधूरा है अपने आप में। और अगर ये अधूरा है तो यही बच्चों हमारा क्या होगा, एडवर्बियल क्लॉज होगा, चूंकि ये शुरू भी किससे हो रहा है, व्हेन से हो रहा है ना। तो इसको हम बोल देंगे एडवर्बियल क्लॉज ऑफ टाइम। अच्छा बच्चों, एक अंतर जो है आपके दिमाग में होना चाहिए, क्योंकि मैंने आपको जब रिलेटिव क्लॉजेस पढ़ाए थे तब भी मैंने आपको व्हेन और वेयर पढ़ाया था, और यहाँ भी आपको व्हेन मिलने वाला है। क्या मिलने वाला है बच्चों, व्हेन मिलने वाला है। तो आपको अंतर करना आना चाहिए कि भाई वो वाला व्हेन कब था और ये वाला व्हेन कब है। तो मैं आपको अंतर करने का तरीका भी बता रहा हूँ, साथ में आपको एग्जाम्पल भी दे रहा हूँ। ये सेंटेंस हम देख लिया, दे वर वॉचिंग टीवी
वैन दे हर्ड द डोरबेल, जब उन्होंने दरवाजे की घंटी सुनी। तो दे वर वॉचिंग, ये क्या हो गया, ये तो आपकी होगी मेन क्लॉज। कौन सी क्लॉज होगी बच्चों, मेन क्लॉज, और ये सबऑर्डिनेट क्लॉज होगी। अब तक जो बच्चे वीडियोस देख रहे हैं शुरू से, मुझे पूरा विश्वास है कि उनको एक आइडिया दिमाग में ज़रूर हो गया होगा कि क्लॉजेस क्या होती हैं। ओके, और क्लॉजेस में भी सबऑर्डिनेट और मेन क्लॉजेस क्या क्या होती हैं। मेन क्लॉजेस जिनका मीनिंग पूरा होता है, सबऑर्डिनेट क्लॉजेस जिनका मीनिंग पूरा नहीं होता है, जो डिपेंडेंट होती है। ओके, तो अपन थोड़ा सा एग्जाम्पल देखते हैं जहाँ पे अपन को क्लियर हो जाएगा कि वैन कब तो बात कर रहा है किसकी, एडवर्बियल क्लॉज ऑफ टाइम की, और कब बात कर रहा है रिलेटिव क्लॉज की, कब बात कर रहा है वो रिलेटिव प्रोनाउन के रूप में। एग्जाम्पल देखिए, इट वॉज द टाइम व्हेन nobody had mobile phones. It was a time when nobody had mobile phones. जब किसी के पास मोबाइल फोन्स नहीं थे। अब देखिए बच्चों, जब आपको वैन का प्रयोग किसी टाइम बताने वाले शब्द के साथ या खुद टाइम वर्ड के साथ ही तुरंत बाद मिल जाए, यहाँ देखिए वैन जो आ रहा है वो किसके बाद आ रहा है, टीवी के बाद आ रहा है। टीवी कोई टाइम बताने वाला शब्द नहीं है क्या? अब ये मत कहना सर टीवी में न्यूज़ में टाइम आता है, नहीं, टीवी अपने आप में टाइम बताने वाला वर्ड नहीं है उस तरह से जिस तरह से टाइम वर्ड जो है वो टाइम बताने वाला वर्ड है। टाइम वर्ड सुन के तो हमें तुरंत पता लग जाएगा ना कि टाइम की बात हो रही है। तो जब कोई टाइम बताने वाले वर्ड या खुद टाइम के साथ तुरंत बाद में क्या आ रहा हो, वैन का प्रयोग आ रहा हो, तो यहाँ पर याद रखना बच्चों, ये जो एग्जाम्पल होगा वो किसका होगा, रिलेटिव क्लोज का होगा। किसका होगा, रिलेटिव क्लोज का, एडजेक्टिव क्लोज का। ओके, लेकिन जब ऐसा नहीं हो रहा हो, जब दो क्लोजेस पूरी तरह अलग अलग हों और वैन के ठीक पहले कोई टाइम वाला वर्ड भी नहीं आ रहा हो, तो उसको हम क्या मानेंगे बच्चों, फिर एडवर्बियल क्लोज ऑफ टाइम मानेंगे। समय बताने वाली एडवर्बियल क्लोज, समय बताने वाली एडवर्बियल क्लोज। ये छोटा सा अंतर आपको ध्यान रखना है। मैं कहूँगा कि एक ही अंतर ध्यान रखना है आपको तो सिर्फ देखना है कि वैन के पहले टाइम आ रहा है कि नहीं आ रहा है। और सबसे महत्वपूर्ण बात, आपके पेपर में वो आपसे ये नहीं पूछेगा कि ये एडवर्बियल क्लोज ऑफ टाइम है या नहीं है। आपको तो वो फिल द ब्लैंक देगा, आपको कुछ वर्ड्स देगा, मोस्ट पॉसिबली वो आपको दो ऑप्शन देगा, उन दोनों ऑप्शन में से आपको एक ऑप्शन चुनना होगा। वो मैं आपको अभी एक्सरसाइज करवाऊँगा तो बिल्कुल क्लियर हो जाएगा। चलिए आगे चलते हैं बच्चों। ये तो बात थी किसकी, वैन की। किसकी, वैन की। वैन द ट्रेन स्टॉप्स, यहाँ पर देखिए बच्चों, वैन क्लॉज बिगिनिंग में आ गई, शुरुआत में ही आ गई। और जब वैन क्लॉज शुरुआत में आ गई तो इसका मतलब शुरू वाली जो क्लॉज है, बिगिनिंग वाली जो क्लॉज है, फर्स्ट जो क्लॉज है, वो सबऑर्डिनेट क्लॉज होगी बच्चों। क्या होगी, सबऑर्डिनेट क्लॉज, क्योंकि अधूरा मीनिंग है जब बरसात रुकती है या जब बरसात रुकेगी तो क्या क्या होगा, आंगन भीग जाएगा, मैं फिसल जाऊंगा, नहीं। जब बरसात रुकेगी तो हमें पता लगेगा आगे वाले सेंटेंस से, वी विल गो आउट, हम बाहर जाएंगे, हम बाहर जाएंगे। तो इसका मतलब ये हमें समय बता रहा है और ये अपने आप में पूरा भी नहीं है, तो सबऑर्डिनेट तो हो ही गया ये। और समय बता रहा है तो ये कौन सा क्लॉज हुआ, एडवर्बियल क्लॉज ऑफ टाइम हो गया। तो इसको हम बोल सकते हैं एडवर्बियल क्लॉज ऑफ टाइम। तो अच्छा, एक नियम जो अभी भी बना हुआ है, जो मैंने पहले बताया था आपको, कि दो क्लॉजेज को जब जोड़ा जाएगा, कितनी क्लॉजेज को, दो क्लॉजेज को, अगर पहली ही क्लॉज में, फर्स्ट ही क्लॉज में कंजंक्शन लगा हुआ है तो दूसरी क्लॉज में प्राय कंजंक्शन नहीं लगा होता। देख लीजिए यहाँ पे क्या लगा हुआ है, वी लगा हुआ है। तो ऐसी स्थिति में क्योंकि दो क्लॉज को जोड़ रहे हो आप, तो बीच में कॉमा लगाना पड़ता है। यहाँ पे कॉमा लगा हुआ है, लगा हुआ है, ये मैंने ऊपर इसके हाईलाइट कर दिया तो कॉमा छिप गया। लेकिन अगर ये वैन बाद में आता है, अगर ये वैन बाद में आता है तो सिंपल सी बात है, वैन बाद में आ रहा है तो ये अपने आप ही दो क्लॉजेस को जोड़ने का काम कर रहा है, इसलिए आपको कॉमा लगाना नहीं पड़ेगा बच्चों। क्लियर, चलिए आगे चलते हैं। When my mother came to my room, जब मेरी माता जी, जब मेरी मदर, जब मेरी मम्मी, जब मेरी माँ मेरे कमरे में आई, I was studying, मैं पढ़ रहा था।
तो ये काम तो जो है वो पहले से ही हो रहा था, ये काम उस इंस्टेंस में हुआ, उस समय हुआ जिस समय व्यक्ति बोल रहा है। वही बात जो मैंने आपको बताई कि दोनों काम इकट्ठे नहीं हो रहे होंगे, एक काम तो चल रहा होगा लेकिन एक काम उस इंस्टेंस पे तुरंत हुआ होगा, उसी समय हुआ होगा। तो इस स्थिति में वैन का प्रयोग हम करते हैं। और वैन जिस क्लॉज में आएगा वो बच्चों कौन सी होगी? एडवर्बियल क्लॉज ऑफ टाइम। एडवर्बियल क्लॉज ऑफ टाइम होगी, क्योंकि वो समय बता रहा है। वैन क्या बता रहे हैं? समय बता रहे हैं। तो ये तो बात थी बच्चों पहले कंजंक्शन की, जिसका नाम था वैन। इसका हिंदी अर्थ होता है जब, जब, और ये समय बताने का काम करता है। आगे चलते हैं बच्चों, वाइल। वाइल को आप हिंदी भाषा में लिखना चाहो तो अपन इस तरह का कुछ लिख सकते हैं, जिस समय, जिस समय। और वाइल जो है वो सामान्यतः क्या करता है? दो ऐसे एक्शन बताएगा आपको क्लॉजेज में जो साथ साथ चल रहे होंगे, जो साथ साथ चल रहे होंगे। एग्जाम्पल देखते हैं, चलिए। आई मेट अ लॉट ऑफ पीपल, मैं बहुत सारे लोगों से मिला, बहुत सारे लोगों से मिला। कब मिला? हालांकि मैं बहुत सारे लोगों से मिला ये अपने आप में पूरा मीनिंग देने वाला वर्ड है, लेकिन अगर मैं कहूँ कि वाइल आई वॉज ऑन अ हॉलीडे, जब मैं छुट्टी पर था, जिस समय मैं छुट्टी पर था, ये एक समय है, उसी समय मैं बहुत लोगों से मिला। तो इसका मतलब ये जो दोनों काम है वो एक ही समय पे साथ साथ हो रहे थे, तो वाइल का प्रयोग हुआ। और जहाँ वाइल का प्रयोग हुआ वो पूरी क्लॉज बच्चों क्या हो जाएगी? एडवर्बियल क्लॉज ऑफ टाइम। एडवर्बियल क्लॉज ऑफ टाइम हो जाएगी वो। और चूंकि ये वाइल से शुरू हो रहा है, सेकंड क्लॉज, बीच में कॉमा भी नहीं आएगा क्योंकि वाइल कंजंक्शन है। ये नियम तो अब आपको याद हो गया होगा। अच्छा, ये छोटी छोटी बातें जो है ना बच्चों, ये आपको पेपर में बड़ी काम आती हैं, बहुत काम आती हैं ये चीज़ें। कॉमा नहीं लगा हुआ या लगा हुआ है, इससे आपको बहुत कुछ डिसाइड करने को मिलता है। इन बातों को कभी भी छोटा मत समझना, ओके। वाइल के एग्जाम्पल और भी हो सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल ऊपर चलते हैं थोड़ा सा। She was studying while you were wasting your time. She was studying while you were wasting your time. वो पढ़ रही थी, कब पढ़ रही थी वो? While you were wasting your time, जब तुम अपना समय ख़राब कर रहे थे ना। और अब तुम बोल रहे हो कि इसके मार्क्स ज़्यादा क्यों आए हैं, अब तुम बोल रहे हो कि इसकी जॉब क्यों लग गई, है ना। तो ये जो है वाइल वाला क्लॉज जो है, ये पूरा का पूरा बच्चों क्या हो जाएगा? एडवर्बियल क्लॉज ऑफ टाइम, समय बताने वाला एडवर्बियल क्लॉज। चलिए बच्चों, उसके बाद बात करते हैं आगे, एज सून एज। किसकी? एज सून एज। एज सून एज को अपन हिंदी में क्या बोल सकते हैं? जैसे ही, या और ज़्यादा हिंदी करना चाहो तो जो ही, जैसे ही, है ना। जैसे ही कोई काम हुआ वैसे ही ये हो गया, ओके। तो जो ही जो है वो किन वर्ड्स को जुड़ेगा पहले अपन देख लेते हैं। ही सॉ मी, ही कॉल्ड मी, उसने मुझे देखा, उसने मुझे कॉल किया। तो अपन थोड़ा सा इसको गैस कर सकते हैं क्या होगा। उसने मुझे देखा और देखते ही जैसे ही देखा उसने मुझे कॉल कर दिया। तो क्या आएगा यहाँ पे? एज सुन एज ही सॉ मी, जैसे ही उसने मुझे देखा। अब चूंकि एज सुन एज कंजंक्शन पहले आ गया बच्चों, तो दूसरे क्लॉज में कंजंक्शन नहीं है, इसका मतलब कॉमा आएगा। क्या आएगा बच्चों? कॉमा आएगा। तो एज सुन एज ही सॉ मी ही कॉल्ड मी, जैसे उसने मुझे देखा उसने मुझे कॉल कर दिया, ठीक है। अच्छा, ये हो गया। आगे चलते हैं थोड़ा सा। अब आपको एक दो बातें बतानी बहुत इंपॉर्टेंट है, वो मैं बताऊंगा आपको अभी। तो ये एज सुन एज का एग्जाम्पल देखते हैं अपन। और एज सुन एज जो है उसका एक विशेष नियम भी अब मैं आपको बताऊंगा। आई go out as soon as it gets
डार्क। आई गो आउट एज सुन एज इट गेट्स डार्क। कोई व्यक्ति हो सकता है, ग्रामेटिकली तो गलत है नहीं, कोई व्यक्ति हो सकता है जो अंधेरा होने के बाद बाहर निकलता हो, उसको रोशनी अच्छी नहीं लगती हो, वैम्पायर हो सकता है वो। तो मैं बाहर जाता हूँ, यहाँ तक देखिए ये अपने आप में पूरा है, लेकिन जो बड़ा वाला सेंटेंस है एज सुन एज इट गेट्स डार्क, ये एज सुन एज से शुरू हो रहा है इसलिए इसके पहले कॉमा भी नहीं है, और एज सुन एज से शुरू हो रहा है इसलिए समय बता रहा है कब, जैसे ही अंधेरा होता है। तो ये एडवर्बियल क्लॉज ऑफ टाइम है। लेकिन एक बात और आपको जो बता रहा था वो याद रखना कि अगर आपको इस तरह के सेंटेंसेस प्रेजेंट में मिलते हैं तो एज सुन एज वाली क्लॉज में आप कभी भी विल प्लस फर्स्ट फॉर्म नहीं लगाओगे। अगर आपने विल प्लस फर्स्ट फॉर्म लगाई या विल प्लस फर्स्ट फॉर्म शैल प्लस फर्स्ट फॉर्म लगाई तो वो गलत हो जाएगा। आपको एज सुन एज वाली क्लॉज में प्रेजेंट टेंस में फर्स्ट फॉर्म ही लगानी है बच्चों। क्या लगाना है? प्रेजेंट टेंस, यानी कि फर्स्ट फॉर्म। फर्स्ट फॉर्म कौन सी? फर्स्ट फॉर्म। तो बच्चों ये तो बात थी आपकी एज सुन एज की। किसकी बच्चों? एज सुन एज की। आगे चलते हैं। नेक्स्ट हमारा जो कंजंक्शन पढ़ने वाले हैं वो है बच्चों बिफोर। और बिफोर का मीनिंग मुझे लगता नहीं कि 12th स्टैंडर्ड के किसी बच्चे को बताने की आवश्यकता होगी। बिल्कुल क्लियर है, पहले होता है। क्या होता है बच्चों? पहले होता है। अब मैं आपको बता दूं कि जब दो काम में से एक कार्य जो है उसके समाप्त होने से पहले ही, उसके ख़त्म होने से पहले ही सेकंड टास्क, दूसरा काम क्या हो जाए? ख़त्म हो जाए, तो हम बिफोर का प्रयोग करते हैं। किसका प्रयोग करते हैं बच्चों? बिफोर का प्रयोग करते हैं। सामान्यतः हम लोग जो है परफेक्ट टेंस जो होता है, कौन सा? परफेक्ट टेंस, जिसमें हम हैव फॉर्म प्लस थर्ड फॉर्म लगाते हैं, जिसमें हम हैव फॉर्म प्लस थर्ड फॉर्म लगाते हैं, उस टेंस में हम बिफोर का प्रयोग करते हैं। किसका प्रयोग करते हैं? बिफोर का। तो पैटर्न क्या होगा इसका जो आपके पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट है? याद रखना, हम सिर्फ वही बातें कर रहे हैं जो आपके पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट है। हम पूरी लिंग्विस्टिक्स या पूरी ग्रामर नहीं पढ़ रहे हैं। पास्ट परफेक्ट आएगा, उसके बाद बिफोर आएगा, और उसके बाद में पास्ट इंडेफिनिट आएगा। बच्चों देखो, ये बात आपको फॉर्मूले के रूप में बताई गई तो बहुत मुश्किल लगेगी बच्चों, लेकिन फॉर्मूले के रूप में बतानी ज़रूरी थी, बता दी मैंने। लेकिन फॉर्मूले के रूप में ये बात मुश्किल लगती है। मैं आपको ये बात एक सेंटेंस के एग्जांपल द्वारा समझाऊंगा तो बहुत ही क्या लगेगी आपको, ये ईजी लगेगी। बेयर विद मी। अच्छा, ये तो हो सकता है, या फिर बिफोर शुरू में आ जाएगा सेंटेंस के, क्योंकि डिपेंडेंट क्लॉज जो होती है वो बाद में भी आ सकती है और पहले भी आ सकती है। यहाँ हमने बाद में लगाई है, यहाँ हमने पहले लगा दी। तो ये बातें जो हैं बिल्कुल क्लियर करता हूँ मैं अभी आपको एग्जाम्पल के माध्यम से। किसके माध्यम से? एग्जाम्पल के माध्यम से, कि ये दो पैटर्न कौन कौन से होंगे। और मैं आपको ना केवल एग्जाम्पल देने वाला हूँ बल्कि मेरा वो ऑल टाइम फेवरेट देसी तरीका भी बताने वाला हूँ, तो उसके लिए तैयार रहिए आप। तो ये सब बातें अपन करेंगे अभी। द पेशेंट हैड डाइड बिफोर द डॉक्टर केम। डॉक्टर के आने से पहले पेशेंट मर गया था। डॉक्टर के आने से पहले पेशेंट मर गया था। अब देखिए बच्चों, ये चीज़ तो आपको क्लियर होगी कि बिफोर द डॉक्टर केम ये हमारी जो है सबऑर्डिनेट क्लोज है, क्योंकि ये बिफोर से शुरू हो रही है। कंजंक्शन से शुरू होने वाली क्लोज को हम सामान्यतः क्या मानते हैं? सबऑर्डिनेट क्लोज मानते हैं। और ये समय बताने वाली सबऑर्डिनेट क्लोज है, तो हम इसको क्या मान लेंगे? एडवर्बियल क्लॉज ऑफ टाइम मान लेंगे। ये बात तो हो गया। अब बात करते हैं कि वो जो दो फॉर्मूला पहले लिखे हुए थे उनका मतलब क्या था, वो क्या कहना चाह रहे थे। उसके लिए मैं आपसे एक क्वेश्चन पूछता हूँ बच्चों, आप मुझे बताइए। बहुत मुश्किल क्वेश्चन पूछने वाला हूँ मैं आपसे कि बिफोर का मतलब क्या होता है। बिफोर का मतलब क्या होता है? बिल्कुल सही जवाब, बिफोर का मतलब होता है पहले। तो बिफोर का मतलब पहले होता है। पहला क्वेश्चन आपने सही उत्तर दे दिया, शाबाश। दूसरा क्वेश्चन पूछता हूँ आपसे मैं। दूसरा क्वेश्चन क्या है मेरा, कि जो ये परफेक्ट टेंस होता है, कौन सा टेंस? परफेक्ट टेंस। और यहाँ पर चूँकि अपन पास्ट परफेक्ट की बात कर रहे हैं, तो परफेक्ट टेंस की हेल्पिंग वर्ब और वर्ब क्या होती है? मैं यहाँ पे आगे ऐड कर देता हूँ पास्ट। पास्ट परफेक्ट टेंस की हेल्पिंग वर्ब और वर्ब क्या होती है जो परफेक्ट टेंस बनाती है? परफेक्ट टेंस कभी भी हैव फॉर्म के बिना नहीं बनता। सिंपल सी बात याद रखना, कोई भी टेंस यदि परफेक्ट है, उसके आगे परफेक्ट शब्द जुड़ा हुआ है, आगे कुछ भी हो पीछे कुछ भी हो, तो उसमें हैव फॉर्म आनी ज़रूरी है बच्चों। और हैव फॉर्म का मतलब कल बताया था मैंने आपको, पिछले वीडियो में बताया गया था क्या आपको, कि हैव के तीन रूप होते हैं, हैज़, हैव, हैड। हैज़ और हैव प्रेजेंट होता है और हैड पास होता है।
तो इसका मतलब पास्ट परफेक्ट में क्या आएगा बच्चों, हैड प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म। अब अगर आपने ये दोनों क्वेश्चन के आंसर सही दे दिए हैं और यार नहीं दिए हैं तो अब आप दे पाओगे कि बिफोर का मतलब पहले होता है और पास्ट परफेक्ट में हेड प्लस थर्ड फॉर्म आती है। ये बात क्लियर होगी अब तो? अगर ये दो बातें क्लियर होगी ना तो अब आपको ये बात समझ में आ जाएगी पूरी कि यदि सेंटेंस में बिफोर है, पास्ट परफेक्ट टेंस में यदि क्या आ गया, बिफोर आ गया, तो बिफोर का मतलब क्या होता है, पहले। तो इसका मतलब बिफोर के पहले वो फॉर्म आएगी जो पास्ट परफेक्ट में आती है। मतलब हेड प्लस थर्ड फॉर्म बिफोर के पहले आएगा, हेड प्लस थर्ड फॉर्म बिफोर के पहले आएगा। और बिफोर की जगह पे यदि आफ्टर आ गया तो आफ्टर का मतलब क्या होता है, बाद में। तो आफ्टर आने पर हेड प्लस थर्ड फॉर्म बाद में आएगी, बिफोर आने पर हेड प्लस थर्ड फॉर्म बिफोर के पहले आएगी। जो इनका मीनिंग है ना वही हेड प्लस थर्ड फॉर्म का स्थान होगा सेंटेंस में। बिफोर का मीनिंग होता है पहले, तो हेड प्लस थर्ड फॉर्म बिफोर से पहले आएगी। आफ्टर का मतलब होता है बाद में, तो हेड प्लस थर्ड फॉर्म आफ्टर के बाद में आएगी। याद रख लोगे क्या, पहले बाद में, पहले बाद में, बिफोर मैंने पहले, आफ्टर मैंने बाद में। तो यहाँ देखिए बच्चों, ये बिफोर आ रहा है पहले, तो बिफोर के पहले क्या आएगा, हेड प्लस थर्ड फॉर्म आएगी, और बिफोर के बाद में सेकंड फॉर्म आएगी। ये तो टेंस की बात हो रही है लेकिन आपको बतानी ज़रूरी है। हालांकि मेरा काम तो सिर्फ इतना बता के चल जाएगा कि यहाँ बिफोर लगा दिया हमने, क्योंकि पहले की बात हो रही है। अब आप याद रखना कि जहाँ हेड प्लस थर्ड फॉर्म आएगी वो काम पहले हुआ होगा, क्योंकि परफेक्ट टेंस में वो आपने पढ़ा होगा ना हिंदी में, चुका है, चुके हैं, परफेक्ट टेंस में होता है ना ये। तो इसका मतलब पेशेंट मर चुका था डॉक्टर के आने से पहले, डॉक्टर के आने से पहले पेशेंट मर चुका था। इसको अपन अगर पहले लगाएंगे तो क्या होगा, ये पूरा का पूरा सेंटेंस उठा के ऊपर ले आएंगे, पूरा का पूरा क्लॉज उठा के ऊपर ले आएंगे, बिफोर द डॉक्टर केम। अब चूंकि कंजंक्शन नहीं है तो कॉमा आएगा, कंजंक्शन नहीं है तो कॉमा आएगा भाई। तो बिफोर द डॉक्टर केम द पेशेंट हैड डाइड, मीनिंग वही है, बस हमने क्लॉज का स्थान क्या कर दिया, परिवर्तित कर दिया, ठीक है ना। तो बिफोर का मतलब होता है पहले, और सामान्यतः ये पास्ट परफेक्ट टेंस में इसका प्रयोग हम करते हैं। सामान्यतः किसमें प्रयोग करते हैं इसका, पास्ट परफेक्ट टेंस में इसका प्रयोग करते हैं। दूसरी जगह भी होता है पर हमें इतना पढ़ के ही काम चल जाएगा। ओके, तो ये था आपका कौन सा, कंजंक्शन बिफोर, कौन सा, बिफोर। चलिए आगे चलते हैं। बिफोर का ठीक उल्टा क्या होता है बच्चों, बाद में, पश्चात। तरीका बता दिया मैंने आपको, हम बिफोर के स्थान पे आफ्टर का प्रयोग कर सकते हैं, लेकिन मीनिंग जो है वो उल्टा पुल्टा हो जाएगा, और हेड प्लस थर्ड फॉर्म का स्थान भी क्या हो जाएगा बच्चों, परिवर्तित हो जाएगा। बिफोर के तो पहले आएगा हेड प्लस थर्ड फॉर्म, और आफ्टर के बाद में आएगा हेड प्लस थर्ड फॉर्म। और एक तरफ अगर हेड प्लस थर्ड फॉर्म है तो दूसरी तरफ बच्चों क्या आएगा, फिर वर्ब की सेकंड फॉर्म। पास्ट परफेक्ट टेंस में ऐसा ही होता है, एक तरफ हेड प्लस थर्ड फॉर्म, एक तरफ वर्ब की सेकंड फॉर्म। ओके, तो जब दो कार्यों में से एक कार्य के समाप्त होने के पश्चात दूसरा कार्य समाप्त हो, बाद में मीनिंग है तो बाद में होगा काम खत्म। तो पैटर्न क्या होगा, ये पैटर्न वैटर्न जो होते हैं बच्चों आपको नोट करने के लिए तो अच्छे हैं, बहुत ही नोट कर लो इनको चाहो तो, कि आफ्टर जो है उसके बाद में पास्ट परफेक्ट टेंस आएगा, फिर उसके बाद में पास्ट इंडेफिनिट आएगा। अगर आप आफ्टर को पहले लगा रहे हो तो, अगर आप आफ्टर को बीच में लगा रहे हो तो पास्ट इंडेफिनिट पहले आएगा और आफ्टर प्लस पास्ट परफेक्ट बाद में आएगा। ये तो पैटर्न हो गया। लेकिन भाई साहब आपको तो पैटर्न याद करने की ज़रूरत ही नहीं है ना, आपको तो इतना आसान तरीका बता दिया मैंने। बिफोर मतलब पहले, तो मतलब हेड प्लस थर्ड फॉर्म पहले आएगा। आफ्टर मतलब बाद में, मतलब हेड प्लस थर्ड फॉर्म बाद में आएगा। सही है ना, इससे आसान तरीका और क्या होगा, पहले तो पहले, बाद में तो बाद में। चलिए आगे चलते हैं। ये बात आपको बता देगी है कि आफ्टर के बाद वाला क्लॉज सबऑर्डिनेट क्लॉज होगा। नेचुरल सी बात है, जो क्लॉज आफ्टर से शुरू हो रहा है, चाहे वो पहले आ रहा है चाहे बाद में आ रहा है, वो क्या होगा, सबऑर्डिनेट क्लॉज ही होगा ना। ये पास्ट परफेक्ट में होगा। द पेशेंट डाइड आफ्टर द डॉक्टर हैड कम। दुनिया की किसी किताब में लिखा हुआ है क्या कि डॉक्टर के आने के बाद पेशेंट मर ही नहीं सकता? मर सकता है ना। तो पेशेंट मरा कब, डॉक्टर के आने के बाद। द पेशेंट डाइड, पेशेंट मर गया, आफ्टर बाद में, द डॉक्टर हैड कम, डॉक्टर के आने के बाद में पेशेंट मर गया। आपने क्या देखा यहाँ पे, आफ्टर आ रहा है तो आफ्टर के बाद में क्या आ रहा है बच्चों, हेड प्लस थर्ड फॉर्म आ रही है। और जब आफ्टर के बाद में हेड प्लस थर्ड फॉर्म आ रही है तो पहले क्या आएगी, फिर सेकंड फॉर्म आएगी। इन सेंटेंसेस में देखें तो ये आफ्टर द डॉक्टर हैड कम जो है, ये पूरा का पूरा पार्ट जो है बच्चों, ये क्या कहलाएगा,
एडवर्बियल क्लॉज ऑफ टाइम, क्योंकि समय बता रही है, एडवर्बियल है और क्लोज भी है बिकॉज सब्जेक्ट है और इसमें वर्ब भी है। बिफोर और आफ्टर जो है बच्चों वो एक दूसरे के क्या हैं, अपोजिट हैं। क्या है बच्चों, अपोजिट्स। सिंस, सिंस का मतलब क्या है बच्चों, तब से या उस समय से, तब से या उस समय से, किसी एक फिक्स पॉइंट की बात करते हैं कि उस समय से ऐसा हो रहा है। और फिक्स पॉइंट बच्चों आपको बता दूं मैं, फिक्स पॉइंट को पहचानने का एक बहुत ही देसी तरीका है। वो देसी तरीका क्या है भी, हम इंडियन है ना, अंग्रेजी सीखना बहुत अच्छी बात है, हम सीखेंगे भी, लेकिन इंडियन है तो थोड़े बहुत देसी तरीके हम यूज़ कर सकते हैं समझने के लिए, सिर्फ किसके लिए, समझने के लिए, पेपर में लिखने के लिए नहीं। तो देसी तरीका क्या है बच्चों, सामान्यतः घड़ी और कैलेंडर में दिखाई दिए जा सकने वाले समय जो होते हैं वो पॉइंट ऑफ टाइम की बात करते हैं। किसकी बात करते हैं, पॉइंट ऑफ टाइम की बात करते हैं। और जो घड़ी कैलेंडर में दिखाई नहीं देते वो अवधि की बात करते हैं। उदाहरण के लिए 5 बजे हैं, मान लीजिए कितने बजे, 5, तो क्या आपको घड़ी या कैलेंडर में दिखाई देंगे क्या, भाई देंगे, घड़ी में देंगे ना। और अगर मान लीजिए 6 तारीख है, 5 तारीख है, तो घड़ी या कैलेंडर में दिखाई देगी क्या, यस बिल्कुल देगी। लेकिन मैं बोलूँ 5 बजे नहीं, 5 घंटे, तो 5 घंटे आपको घड़ी या कैलेंडर में दिखाई नहीं देंगे। वो तो आपको गैस करना पड़ेगा कि 12 से लेकर 5 हो गए हैं तो 5 घंटे हो गए हैं। तो ड्यूरेशन वो होती है जो सामान्यतः घड़ी कैलेंडर में दिखाई नहीं देती, और पॉइंट ऑफ टाइम वो होता है जो सामान्यतः घड़ी या कैलेंडर में दिखाई देता है। और इसके अलावा आप ये बोल सकते हैं कि जो कोई घटना या फिर वो उम्र का कोई पड़ाव हो, जैसे बॉयहुड, चाइल्डहुड, इस तरह के वर्ड हों, तो वो भी हम पॉइंट ऑफ टाइम में रख लेते हैं। कोई घटना हो तो भी हम पॉइंट ऑफ टाइम में रख लेते हैं। तो इसका प्रयोग परफेक्ट टेंस के साथ होता है, आई हैवंट सीन हर, मैंने उसे देखा नहीं है। वैसे तो अपने आप में पूरा वाक्य है, ये पूरा क्लॉज है, सेंटेंस बोला जा सकता है इसको। सिंस, जब से, आई लेफ्ट स्कूल, जब से मैंने स्कूल छोड़ा है। स्कूल छोड़ना एक पॉइंट था कि 2012 में मेरी 12th स्टैंडर्ड हो गई थी, तो मैंने उस समय स्कूल छोड़ दिया था, पॉइंट। तो जब से मैंने स्कूल छोड़ा है तब से मैंने उसे देखा नहीं है। तो सिंस से शुरू होने वाली क्लॉज जो है बच्चों एडवर्बियल क्लॉज ऑफ टाइम तो हो गई, पहली बात तो क्लियर होगी। अब आपको दूसरी बात बता रहा हूँ मैं कि सिंस के बाद आप जो समय लगाओगे ना वो पास्ट का ही होगा हमेशा। और पास्ट का भी कैसे होगा कि अगर आप वर्ब की कोई फॉर्म यूज़ कर रहे हो तो सिंस के बाद में आप वर्ब की कौन सी फॉर्म यूज़ करोगे बच्चों, सेकंड फॉर्म यूज़ करोगे। कौन सी, सेकंड फॉर्म। याद रखना, हेड प्लस हेड फॉर्म मत लगाना। तो मैंने उसे देखा नहीं है, कब से देखा नहीं है, जब से मैंने स्कूल छोड़ा है ना। मैंने जब से मैंने स्कूल छोड़ा है तब से मैंने उसे देखा नहीं है या नहीं देखा है। तो ये बच्चों कुछ कंजंक्शंस थे जो आपको क्या बताएंगे कि कोई क्लॉज एडवर्बियल क्लॉज ऑफ टाइम है। कौन सी क्लॉज है बच्चों, एडवर्बियल क्लॉज ऑफ टाइम है। अब ऐसा करते हैं अपन फटाफट से कुछ एक्सरसाइज करते हैं, और ये एक्सरसाइज आपको जो आपने पढ़ा है उसको रिवाइज करने में भी हेल्प करेगी और आपको याद दिलाने में भी हेल्प करेगी कि हमने क्या पढ़ा था। दैट्स पीटर, वह पीटर है। द बॉय, लड़का है, और लड़का अपन लिविंग बोल सकते हैं बच्चों, लड़का है तो क्या बोल सकते हैं, लिविंग, सजीव, पर्सन। पर्सन के बाद वर्ब आ रही है, तो पर्सन और वर्ब का कॉम्बिनेशन मैंने बताया था आपको, उसमें हु आता है। पहली बात तो यहीं क्लियर होगी, बताया था, आप देखना। तो पहली बात तो यही क्लियर होगी। दूसरी बात, हु और विच। हु जो होता है वो लिविंग के लिए आता है, विच जो होता है वो नॉन लिविंग के लिए आता है। हु लिविंग के लिए और विच नॉन लिविंग के लिए। तो ये क्लियर हो गया भाई, विच तो गलत है, क्योंकि बॉय के लिए विच तो लगा ही नहीं सकते ना अपन यहाँ पे। क्या आएगा, दैट्स पीटर द बॉय हु हैज़ जस्ट अराइव्ड एट द एयरपोर्ट। जो एयरपोर्ट पे अभी अभी आया है ना, उसका नाम क्या है, पीटर है। वो लड़का कौन है, पीटर है। द होटल, इसको होटल नहीं बोलेंगे बच्चों ना, होटल, इट्स होटल। क्या बोलेंगे, होटल। द होटल विच वेयर वी स्टेड इन वॉज वेरी गुड फॉर द प्राइस। वो होटल हम रुके थे, वो होटल हम रुके थे। तो याद रखना, आपको कोई जगह का नाम दे रखा हो, किसी प्लेस का नाम दे रखा हो,
और उस प्लेस में क्या हुआ, जगह का नाम और उस जगह पे क्या हुआ ये दे रखा हो, तो हम उस स्थिति में प्लेस के लिए क्या लगाते हैं बच्चों, वेयर। तो वेयर लगाना क्या करेंगे, प्रेफर करेंगे। और याद रखना ये जगह बता रहे हैं, लेकिन वैन और वेयर के जो दो यूज़ मैंने आपको बताए थे कौन सी क्लॉज में, रिलेटिव क्लॉज में, ये वही हैं। क्योंकि अगर आपको वेयर के पहले स्थान का नाम और वैन के पहले टाइम का नाम दे रखा हो, वेयर के तुरंत पहले स्थान का नाम और वैन के तुरंत पहले टाइम का नाम दे रखा हो, तो फिर वो रिलेटिव क्लॉज ही होगी, एडजेक्टिव क्लॉज ही होगी। तो वो होटल जहाँ पर हम रुके थे उस प्राइस के हिसाब से, उसका जो प्राइस था, उसका जो किराया था, उसके हिसाब से बहुत ही अच्छा था, मतलब कम पैसे में अच्छी सुविधा मिल गई हमें। ठीक है, आगे चलते हैं। द मैन, फादर। अब देखिए एक और हिंट आपको दे रहा हूँ मैं कि जब हमें कोई पर्सन दे रखा हो, क्या दे रखा हो बच्चों, पर्सन दे रखा हो, और उस पर्सन के बाद में कोई रिलेशन दे रखा हो, फादर, मदर, ब्रदर, सिस्टर, और भी हो सकते हैं, आपको मालूम होंगे। तो फादर, ब्रदर, मदर, सिस्टर, ऐसा कोई रिलेशन दे रखा हो, तो याद रखना वहाँ पर बहुत बड़ी संभावना है कि का के की वाला संबंध बनने वाला है। क्या बनने वाला है, का के की। पर्सन के पिता माता भाई बहन, यहाँ देखिए आदमी पिता, आदमी के पिता, का के की। और जब का के की आता है ना बच्चों, तो एक बार हुज लगा के जरूर देखना। क्या लगा के देखना, हुज। और जब आप हुज लगा के देखोगे और आपका सेंटेंस सही बन जाए, और आसान तरीका बताऊं क्या, अगर आप हुज लगाना चाहते हो तो आप खालिस्तान के बाद वाले वर्ड को पहले पकड़ लो, पकड़ लिया, और इसके बाद में लगा दो क्या, अपनी तरफ से ऑफ। क्या लगा दो, ऑफ, क्योंकि ऑफ का मतलब होता है का के की समानता, समानता है। तो फादर ऑफ लगा के खालिस्तान के पहले वाला वर्ड लगा दो, फादर ऑफ द मैन, फादर ऑफ द मैन। अगर आपको बोलने में सही लग रहा हो ये फादर ऑफ द मैन, मतलब मैन का फादर, मैन का फादर होता है कोई क्या, अरे भैया होता है ना, सबका होता है फादर। तो इसका मतलब अगर ऐसा है तो ये सेंटेंस हुज के हिसाब से बिल्कुल सही है। किसके हिसाब से बिल्कुल सही है बच्चों, हुज के हिसाब से बिल्कुल सही है। तो आप उल्टा करके इसको पता लगा सकते हो। ठीक है बच्चों, आगे चलते हैं। तो मैन हुज फादर इज अ प्रोफेसर फॉरगॉट हिज अम्ब्रेला। वो व्यक्ति, इसके पिताजी एक प्रोफेसर हैं, जिसके पिताजी एक प्रोफेसर हैं, वो अपना अम्ब्रेला यहाँ पे भूल गया। वी विजिटेड द स्कूल। क्या आ गया बच्चों, स्कूल। स्कूल समय बताने वाला शब्द है या स्थान बताने वाला शब्द है, बिल्कुल सही जवाब, बिना सोचे आपने कितना जल्दी जवाब दे दिया कि स्कूल जो है वो क्या बताने वाला समय बच्चों, क्या बताने वाला वर्ड है बच्चों, स्थान बताने वाला वर्ड है। क्या बताने वाला वर्ड है, स्थान। और अगर ये स्थान बता रहा है तो फिर वैन आएगा या वेयर आएगा, वैन समय बताते हैं, वेयर स्थान बताते हैं, इसलिए क्या आएगा बच्चों यहाँ पे, वेयर। वी विजिटेड द स्कूल वेयर माई फादर टॉट। हम उस स्कूल में गए जहाँ मेरे पिताजी पढ़ाते थे, टीचर्स नहीं, टॉट। आई मेट हर लास्ट ईयर। मैं उससे पिछले वर्ष मिला। वैन वेयर ही केम टू माई हाउस। वैन ही केम टू माई हाउस क्यों होगा, बिकॉज लास्ट ईयर जो है वो क्या बताने वाला वर्ड है बच्चों, टाइम बताने वाला। अब मैंने आपको कहा था ना कि टाइम खुद आ जाए या टाइम बताने वाला कोई वर्ड आ जाए, तो ईयर यहाँ पे क्या है बच्चों, टाइम बताने वाला वर्ड है कि आई मेट हर लास्ट ईयर व्हेन शी केम टू माई हाउस। जब वो मेरे घर में आई तब मैं उसे पिछले वर्ष, पिछले साल मिला था या मिली थी, क्योंकि आई का कोई जेंडर यहाँ पे है नहीं, लड़की भी बोल रही हो सकती है। नेक्स्ट चलते हैं, छठा क्वेश्चन। इफ दिख गया बच्चों, इफ तीन इफ दिख गया में, इसका मतलब है कि ये कंडीशनल सेंटेंस है। कंडीशनल सेंटेंस पढ़े थे ना हमने, एडवर्ब क्लॉज ऑफ कंडीशन,
वहाँ पर इफ़ का प्रयोग हुआ था, यहाँ भी इफ़ का प्रयोग हो रहा है। चलिए देखते हैं कौन सी कंडीशन है। इफ़ यू वर्क हार्ड यू विल प्लस फर्स्ट फॉर्म, क्या आ रहा है यहाँ पे, विल प्लस फर्स्ट फॉर्म। तो मेन क्लॉज में जब विल प्लस फर्स्ट फॉर्म आती है तो सब ऑर्डिनेट क्लॉज में क्या आता है बच्चों, फर्स्ट फॉर्म। कंडीशन नंबर 1, कंडीशन नंबर कौन सी है, 1, कल ही पढ़ाई थी आपको। पिछले वीडियो में आपने देखा था कि अपन ने 1 2 3 कंडीशन पढ़ी थी। तो विल प्लस फर्स्ट फॉर्म है तो इसका मतलब यहाँ पे क्या लगा देंगे हम, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म। और चूंकि यू जो है उसके साथ वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आती है तो SIS नहीं लगता, इसलिए वर्क का वर्क ही रहेगा। इफ़ यू वर्क हार्ड यू विल गेट सक्सेस, अगर कठिन परिश्रम करोगे तो सफलता मिलेगी। इफ़ आई वर आ गया बच्चों, वर सेकंड कंडीशन में आता है, याद है ना, सेकंड कंडीशन। और सेकंड कंडीशन में आगे क्या आता है, वुड प्लस फर्स्ट फॉर्म, वुड प्लस फर्स्ट फॉर्म। इफ़ आई वर द प्राइम मिनिस्टर, अगर मैं प्राइम मिनिस्टर होता तो तुम्हें होम मिनिस्टर तो बना ही देता। क्या बनाया था, होम मिनिस्टर, ठीक है ना। इतनी बड़ी पोस्ट क्यों फेंक रहे हो लंबी लंबी, अरे भाई मैं प्राइम मिनिस्टर होता तो बना देता ना, क्या दिक्कत है। अब यहाँ देखिए क्वेश्चन है, मान लीजिए लेकिन वुड प्लस फर्स्ट फॉर्म आ रही है। वुड प्लस फर्स्ट फॉर्म कब आती है, एक तरफ जब दूसरी तरफ सेकंड फॉर्म हो, जब दूसरी तरफ क्या हो, सेकंड फॉर्म हो। हालांकि इसने इफ़ को बाद में लिख दिया है, इफ़ को बाद में लिख दिया है, तो इसका मतलब ये हुआ कि यहाँ पर वर्ब की सेकंड फॉर्म आएगी। क्यों, क्योंकि सेकंड फॉर्म होती है तभी वुड प्लस फर्स्ट फॉर्म आती है। कंडीशन नंबर 2, कंडीशन नंबर 1, कंडीशन नंबर 2, यहाँ भी कंडीशन नंबर 2। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, इफ के बाद आ रहा है हैड प्लस थर्ड फॉर्म। हैड प्लस थर्ड फॉर्म कब आती है, थर्ड कंडीशन में। हैड प्लस थर्ड फॉर्म थर्ड कंडीशन में आती है ना। तो बच्चों थर्ड कंडीशन में जब हैड प्लस थर्ड फॉर्म आती है तो सामने क्या आता है, याद है ना, वुड हैव थर्ड फॉर्म। क्या आती है, वुड हैव थर्ड फॉर्म। तो क्या आएगा यहाँ पे, रीच की थर्ड फॉर्म किसके साथ, वुड हैव रीच्ड। अगर उसने ट्रेन पकड़ ली होती, शी वुड हैव रीच्ड इन टाइम, तो वो समय रहते पहुंच जाती, दिक्कत नहीं होती इसको। मतलब उसने ट्रेन नहीं पकड़ी, वो ट्रेन नहीं पकड़ पाई। क्यों नहीं पकड़ पाई, क्योंकि पास्ट में कुछ ऐसा हुआ कि उसकी ट्रेन मिस हो गई। तो ट्रेन पकड़ लेती वो अगर, तो वो टाइम पे पहुंच जाती। कंडीशन नंबर 3, कंडीशनल सेंटेंसेस में कौन सी कंडीशन है ये, कंडीशन नंबर 3। इफ दे हैड प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म, जब हैड प्लस थर्ड फॉर्म आ गई इफ क्लोज में तो दूसरी तरफ क्या आएगी, अभी देखा ना, वुड हैव थर्ड फॉर्म। ये भी कौन सी कंडीशन है, थर्ड कंडीशन। उसका मतलब दे वुड हैव वन, वॉन नहीं बोलेंगे इसको, ठीक है, वन। अगर अच्छा खेले होते ना तो जीत गए होते, मतलब अच्छा नहीं खेले, खेल सकते थे लेकिन नहीं खेले। नेक्स्ट देखिए, दे वुड हैव हर्ड, वुड हैव थर्ड फॉर्म, वुड हैव थर्ड फॉर्म पहले आ गया क्योंकि जो इफ़ है वो बाद में दे दिया यहाँ पे। तो वुड हैव थर्ड फॉर्म आता है तो थर्ड कंडीशन होती है। चाहे हैड प्लस थर्ड फॉर्म देख लो, चाहे वुड हैव थर्ड फॉर्म देख लो, आपको पता लग जाएगा कि थर्ड कंडीशन है। थर्ड कंडीशन में अगर एक तरफ वुड हैव थर्ड फॉर्म दे रखा है तो एक तरफ क्या आएगा फिर, हैड प्लस थर्ड फॉर्म। तो क्या आएगा बच्चों, इफ़ यू हैड स्पीक स्पोक स्पोकन, स्पीक स्पोक स्पोकन। इफ़ यू हैड स्पोकन लाउडर, उन्होंने तुम्हारी बात सुन ली होती अगर तुम जोर से बोले होते तो, पर तुम जोर से नहीं बोले, उनको तुम्हारी बात नहीं सुनी। आगे देखिए, वुड हैव बीन, वुड हैव के साथ बी की थर्ड फॉर्म, फिर से थर्ड कंडीशन, फिर से कौन सी कंडीशन, थर्ड कंडीशन। और वुड हैव थर्ड फॉर्म दे रखी है तो आगे क्या आएगा, हैड प्लस थर्ड फॉर्म। इफ़ दे नोट कम आ गया, अब थोड़ा सा कंफ्यूज करने के लिए आपको, तो इतना कंफ्यूज तो हम होते ही नहीं हैं। इफ़ दे हैड नॉट कम, केम कम, कम फर्स्ट फॉर्म, केम सेकंड फॉर्म और कम थर्ड फॉर्म। इफ़ दे हैड नॉट कम, इसके आंसर को मैं आपकी सुविधा के लिए ऊपर लिख देता हूँ, इफ़ दे हैड नॉट कम। अच्छा होता
कि वो अगर आते ही नहीं, वो आते ही नहीं तो क्या होता, अच्छा होता। ठीक है ना, आगे चलते हैं बच्चों। क्वेश्चन नंबर 13, आई विल कुक फूड, मैं खाना बनाऊंगा या बनाऊंगी। एज सुन एज, जैसे ही, टिल का मतलब तक, तब तक, किसी समय तक। आई कम होम, मैं घर नहीं आती या घर नहीं आता, अगर मैं टिल लगाऊं तो, कि जब तक मैं घर नहीं आता तब तक मैं खाना बनाता रहूँगा। भाई मैं रास्ते में खाना बनाऊँगा क्या, रास्ते में खाना बनाऊँगा क्या, खाना बनाता बनाता आऊँगा क्या, आऊँगी क्या, नहीं ना। तो इसका मतलब ये टिल जो है, तक वाला जो मामला है ये नहीं होगा, क्योंकि यहाँ पर टिल होगा कि जब तक मैं घर आता हूँ तब तक खाना बनाता रहूँगा, नहीं। मतलब क्या है इसका, एज सुन एज, जैसे ही, जैसे ही मैं घर आता हूँ या आती हूँ तो मैं खाना बनाऊँगा। तो इसका मतलब यहाँ पे क्या आएगा बच्चों, एज सून एज। तो जब आपको दो ऑप्शन दिए जाएंगे बच्चों, तो आपको, चूँकि हमारे सिलेबस में जो हमने पढ़ लिए हैं, तो आप उन दोनों के अर्थ देखोगे तो बहुत क्लियरली, बहुत ईजीली आप क्या कर पाओगे, अपना आंसर फिल कर पाओगे। आई विल ईमेल यू, मैं तुम्हें ईमेल कर दूंगा, कर दूंगी। आई अराइव, जैसे मैं आता हूँ, ये दोनों सेंटेंस काफ़ी मिलते जुलते हैं। जैसे मैं आऊँगा, जैसे ही मैं पहुँचूँगा, मैं तुम्हें मेल कर दूंगा। तो वाइल का मतलब क्या होता है, जिस समय, ऐसा समय जब दो काम इकट्ठे एक साथ हो रहे हों। और अराइव का मतलब, अराइव कोई प्रोसेस नहीं है कि वो वहाँ से आ रहा है तो यहाँ आने तक अराइव ही कर रहा है, नहीं। अराइव तो एक इंस्टेंट घटना है कि वो आया और ये यहाँ पे आ गया ना, तो ये अराइव हो गया। तो इसका मतलब ये दो काम तो इकट्ठे हो ही नहीं सकते ना एक साथ। ईमेल करने का और अराइव करने का काम, ईमेल करने का और अराइव करने का काम दोनों इकट्ठे एक साथ एक समय पर तो नहीं हो सकते, इसलिए यहाँ पर वाइल तो आएगा ही नहीं। तो क्या आएगा फिर, जैसे ही, एज सून एज, मैं तुम्हें ईमेल कर दूंगा या कर दूंगी जैसे ही मैं यहाँ पर पहुँचूँगा या पहुँचूँगी। वी विल फाइंड ए होटल, विल फाइंड अ होटल, वी अराइव इन मथुरा। देखिए बच्चों, यहाँ नो सूनर दे रखा है, और नो सूनर जो कंजंक्शन है इसका प्रयोग बच्चों, क्योंकि सून की कंपैरेटिव फॉर्म के रूप में आ रहा है यहाँ पे, तो देन के साथ होता है। जब आपको नो सूनर दिखेगा कहीं, तो आपको सेंटेंस में देन भी दिखेगा। क्या दिखेगा बच्चों, देन भी दिखेगा। नो सूनर तो देन, तो इस सेंटेंस में आपको कहीं देन तो दिख रहा ही नहीं है ना, दिख रहा है क्या, मुझे तो नहीं दिख रहा, चश्मा भी पहन रखा है, देन नहीं दिख रहा, इसका मतलब क्या होगा, वैन होगा। और यहाँ पे चूंकि वैन के ठीक पहले समय बताने वाला शब्द नहीं है, समय बताने वाला शब्द है क्या, नहीं है ना, तो इसका मतलब ये रिलेटिव नहीं, ये टाइम बताने वाला एडवर्बियल क्लोज है। अगर यहाँ पे समय बताने वाला वर्ड दे रखा होता तो ये क्या होता, ये रिलेटिव क्लोज होता। अभी क्या है, ये एडवर्बियल क्लोज ऑफ टाइम है, ये अंतर मैंने आपको बताया था। तो बच्चों ये तो बात थी हमारे एडवर्बियल क्लोज ऑफ टाइम की, और एडवर्बियल क्लोज ऑफ टाइम के साथ साथ हमने अपने इस क्लॉज नाम के टॉपिक को या क्लॉजेज नाम के टॉपिक को पूरा कर लिया है। आई होप आप इन वीडियोस को बहुत ध्यान से देखेंगे और नोट्स बनाएंगे अपने। अगर आप इन वीडियोस के नोट्स बना लेते हैं तो आपको किसी प्रकार की कोई दिक्कत क्लॉजेस के टॉपिक में नहीं आएगी। जल्दी ही नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं नेक्स्ट टॉपिक के साथ, तब तक के लिए हैव अ नाइस डे, थैंक यू।